नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन के मुखिया हैं। तो स्वागत करता हूं मैं हेमंत खंडेलवाल जी का। बहुत स्वागत करता हूं हेमंत जी। नमस्कार शरद जी। जी कठिन होता है हेमंत जी। पहले तो मैं बधाई दूंगा, 1 साल आपने पूरा किया और इन 1 सालों में आपने मर्यादा का, परंपरा का, बीजेपी की मिलनसारता का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया, जो अच्छी बात है। आसान नहीं होगा, बहुत सलाहें मिली होंगी इस दौरान, हेमंत जी बदलो, ये ठीक नहीं है, ऐसे मत करो, हमेशा मुस्कुराना ठीक नहीं है, थोड़े से कठोर हो जाओ, ऐसा करो, राजनीति तो षड्यंत्रों की खान है। मिले सर ऐसे कुछ सुझाव आपको? निश्चित तौर पे, चाहे आप राजनीति में रहो या सामाजिक जीवन में रहो जी, सलाह और सुझाव तो आपको मिलते भी हैं। अब ये आपके ऊपर है जी कि आप उन सुझावों को कितना अमल करते हैं और कितना उस अनुसार अपने आप को ढालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपके भीतर ऐसा क्या आपने पाया अपने भीतर? ये तो जानता हूँ कि ये बीजेपी के भी संस्कार हैं जो आपके परम पूज्य पिताश्री से आपको मिले। बदलाव लोग बड़ी जल्दी भी करते हैं और ख़ास तौर से सफल होने के लिए तो मैंने खुद देखा, मैं खुद आपसे, मुझे कहने में संकोच नहीं कि कुछ परिवर्तन मैंने भी अपने भीतर किए जो मुझे लगा उचित हैं। आप भी उचित लगने पर कुछ परिवर्तन करते हैं या कुछ चीज़ों में आप मानते हैं कि नहीं, यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, ये वैसा ही है जैसा चल रहा है, ऐसा ही चलेगा? देखिए, मेरा सोचना है कि पद आपके पास कितना भी बड़ा रहे, दायित्व के अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। आपको क्या निर्णय करने हैं, त्वरित करने हैं, कड़े करने हैं, ये दायित्व तय करता है कि आपका दायित्व के अनुसार आचरण क्या होगा। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत व्यवहार और स्वभाव का सवाल है, मैं समझता हूँ कि पद के पहले भी जीवन है, पद के साथ भी जीवन है और पद के बाद भी जीवन है। इसमें कुछ भी परिवर्तन ना आए ऐसा हम सबका प्रयास रहना चाहिए। हम सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य नागरिक पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो दायित्व के साथ जो जिम्मेदारी है, जो काम करना है वो जरूर करें, जो निर्णय लेना है उस पर बिल्कुल तत्परता से करें, कड़ाई से करें। लेकिन सामान्य जीवन में हम पद के पहले और पद के साथ के जीवन में अपने स्वभाव और आचरण में परिवर्तन ना करें, ऐसा मेरा विचार है। और इस पर कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्वभाव में जैसा मैं सोचता हूँ वैसा अमल करने का प्रयास करता हूँ। हेमंत जी, आपके जब भी मैं कुछ जवाब सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अध्यात्म की बात सुन ली, जबकि मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। आपने ये जो बात की बड़ी गहरी बात है कि दायित्व के निर्णय अलग और पद के निर्णय अलग है। ये बड़ा कठिन है इसको साधना। भाई, दायित्व और पद कई बार मिल जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक है, वो जो जिम्मेदारी निभा रहा है, एक उसके निजी जीवन की जिम्मेदारियां हैं जो पद के पहले की थी और एक पद मिलने के बाद की हैं। तो इनको अलग अलग रखना, थोड़ा सा बताइए नई पीढ़ी को, जरा समझ में आना चाहिए उनको कि ये अलग अलग। क्योंकि कोई मंत्री बना, वो भूल जाता है उसके पहले का जीवन कैसा था। कोई सांसद बना, विधायक बना, पार्षद बना, वो भूल जाता है पहले क्या था। दोनों का घालमेल करता है और एक्सीडेंट होता है। नहीं, निश्चित तौर पे चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी रहे, चाहे कोई जनप्रतिनिधि रहे, उसकी अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उसको पद के कारण मिली, उसका निर्वाह उसे करना चाहिए। लेकिन सामान्य आचरण में अगर वो अपना व्यवहार, अपना आचरण बदलता है तो मैं समझता हूँ ये समाज के लिए तो दिक्कत रही है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा उस व्यक्ति के लिए आने वाले समय में और दिक्कत होगी। आप कल्पना करिए, अगर मैं आज अध्यक्ष हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं लेता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम करता हूँ, कल ये पद चला जाएगा तो वो जीवन में मुझे ये सारी चीज़ें खलेगी। इसलिए पद रहे ना रहे, आदमी को हमेशा एक सा अपने अंदर स्वभाव में, अपने सोच में रहना चाहिए। ये मेरी सोच है और ये मेरी नहीं, ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनकी ऐसी सोच रहती है। मैं ये नहीं पूछूंगा वो कौन से निर्णय थे, लेकिन इन 1 वर्षों में सबसे कठिन फैसले आपको कितने लगे अपने, और कितने ऐसे फैसले लगे जो आपने बिल्कुल पार्टी की रीति नीति के हिसाब से फैसले लिए? कुछ कठिन फैसले क्या थे मैं वो नहीं पूछूंगा, लेकिन ऐसे कई कठिन फैसले आपको लेने पड़े 1 वर्ष में?
निश्चित तौर पे चाहे प्रदेश पदाधिकारी बनाना हो या प्रदेश की कार्य समिति चुनना हो या सरकार को निगम मंडल के लिए नाम प्रस्तावित करने हो, सारी चुनौतियां कठिन भी रहती है और कहीं ना कहीं एक चुनौती भी रहती है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हम जिन्हें ले रहे हैं उस पद के लिए वो अकेले ही सक्षम कार्यकर्ता है, बल्कि उनके जैसे कई कार्यकर्ता हैं जो उस पद के लिए सक्षम भी थे, उन्हें लिए भी जा सकता था। लेकिन कई बार क्षेत्र से आपको सीमित लेना है, समाज से सीमित लेना है, आयु वर्ग से सीमित लेना है, संख्या सीमित है, और इसलिए निर्णय करते समय कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ न्याय तो करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय भी करते हैं। हमें उनका आक्रोश या उनकी नाराजगी भी हमें सुननी पड़ती है, और मैं समझता हूँ वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि वे भी उस पद के लायक थे लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका निर्णय नहीं हुआ। तो कई बार परिस्थितिवश हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन पार्टी के हित में जो सही होता वो करते हैं और निष्पक्ष भाव से करते हैं। और इसलिए जवाब देने में भी किसी को, मुझे तो दिक्कत नहीं होती कि साहब आप सही हैं या हमसे गलती हुई या हम सही हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हैं। स्पष्टता से बात रखें और आगे बढ़ें, यही राजनीति का सूत्र है। हेमंत जी, मैं एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी में मैंने करीब करीब 1 दशक से ज़्यादा काम किया, और एक बड़ी अच्छी परंपरा मैंने वहाँ देखी कि जब संवाददाता बनाए जाते थे तो फॉर्म में सबसे पहले लिखा होता था कि पत्रकारिता मेरा मुख्य व्यवसाय नहीं है। मैंने अपने हेड से पूछा एक दिन कि इसका फ़ायदा क्या है, तो उन्होंने कहा चूँकि हम बहुत नाम मात्र की राशि देते हैं तो ये घर कैसे चलाएंगे। तो कोई नामचीन एडवोकेट, कोई व्यापारी भी, कोई प्रोफेसर भी हमारा संवाददाता बन सकता है। मैं राजनीति में भी यही चीज़ देखता हूँ कि अगर आप इसे व्यवसाय मान लेते हैं और आपके पास अर्निंग का कोई दूसरा चक्र नहीं है तो आप कुंठा में भी आते हैं, आप परेशानी में भी आते हैं, आपका परिवार भी कष्टप्रद होता है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में आने के साथ ही कम से कम कुछ ब्रेड एंड बटर का व्यवस्था नियमित रूप से होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बल्कि मैं तो कई बार कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बात स्पष्ट रूप से कोट करता हूँ कि राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है। राजनीति को हमने एक सेवा के लिए या अपनी एक हमारे में जज्बा था कि हम पार्टी के लिए कुछ करें, राष्ट्र के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, इसलिए हमने राजनीति को चुना है। मैं लोगों से बार बार कहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से, कि आपकी 3 जिम्मेदारी है। आपका परिवार भी आपसे संतुष्ट रहे, उसकी भी जो आपसे अपेक्षा उस पर खरे उतरिए। दूसरा, जो व्यवसाय आप करते हैं उसमें भी आपको समय देना है। आप इंडस्ट्री चलाते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, आप खेती करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, उससे भी न्याय करना है। और पार्टी आपसे अपेक्षा करती है कि हफ्ते में 2 दिन या कुछ घंटे आप दें, उस पर भी खरा उतरना है। जब तीनों से न्याय करोगे तो आप अपने आप से न्याय कर पाओगे, समाज से न्याय कर पाओगे और सही दिशा में चल पाओगे। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हर राजनीतिक व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ आय का स्रोत राजनीति के अलावा, राजनीति में सेवा जो करता है, समय देता है, उसके अलावा कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय जरूर करना चाहिए जिससे उसकी आर्थिक इनकम हो और वो राजनीति में सुचिता से चल सके। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे यही अपेक्षा थी कि कुछ आपकी ऐसी सोच होगी। आपने इधर 1 वर्ष पूरा किया और उधर बेटे का विवाह किया, और ये व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने को कि बहुत चुनिंदा परिवारों को आपने आमंत्रित किया। कहीं सुना भी नहीं गया कि हेमंत जी के इकलौते पुत्र का विवाह इतनी सादगी से हुआ। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन क्या घर में भी सब सहमत थे? क्योंकि बड़ा धूमधाम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबकी इच्छा रहती है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, लोग आएँ, दूर दूर से ना आए, प्रधानमंत्री जी ना आए, बड़े बड़े राजनेता ना आए, लेकिन जिनके यहाँ हम गए हैं वहाँ से तो लोग आए। कैसे घर में भी कन्विंस थी, आपकी जीवन संगिनी कन्विंस थी कि ठीक है? बिल्कुल। मेरा परिवार में पहले मेरे भतीजे की शादी हुई, आज से 8-9 साल पहले। मुख्यमंत्री भी तत्कालीन उसमें आए, सब मंत्री आए। उसके बाद मैंने एक भतीजे की शादी की, उसमें मैंने जैसे अभी की ऐसे ही की। और अब अपना, मेरा तो इकलौता बेटा है,
और कोई एक ही अकेला बेटा है। मैंने ये बात परिवार के सामने रखी, परिवार ने भी सहमति दी। मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि आर्थिक रूप से मैं सक्षम हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक रूप से भी मेरी आज पार्टी के कारण में, कार्यकर्ताओं के कारण में मैं इस पद पे हूँ। मेरा व्यक्तिगत सोच था कि हम समाज में ऐसा काम करें कि समाज का जो हमारा मध्यम वर्ग का कार्यकर्ता है, हमारे समाज के बाकी लोग हैं, वो भी ये सोचें कि कहीं ना कहीं राजनीति में हम जो एक पारिवारिक एक संस्कार का एक हमारा विषय रहता है, हमारा जो हमारा धार्मिक जो हमारी परंपरा कहती है, उस अनुसार हमें शादी ब्याह करने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समाज में विकृति आई और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। मेरी विवाह में कौन आएंगे, कितनी भीड़ आएगी और किसके साथ फोटो खिंचा, और ये एक लोगों में एक इस तरह का एक पिछले 10-20 सालों में एक आडंबर जैसा शादी में हो गया। मुझे लगा कि अध्यक्ष के नाते, परिवार के नाते मुझे इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैंने स्वयं इसका निर्णय किया और मेरे परिवार ने हाँ की, और मेरे परिवार के कुछ चुनिंदा जो एकदम परिवार के नज़दीकी लोग थे और मेरे रिश्तेदार, ऐसे कुछ ही परिवारों के साथ जाके मैंने बच्चे का विवाह संपन्न कराया। हेमंत जी, मैं कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये एक योग साधना की तरह है, ये आसान नहीं है। कह देना कि जब आपका सामर्थ्य हो तब, जब आपकी शक्ति हो तब, जब आपके कहने पर बड़े बड़े लोग आमंत्रण पर आ सकते हों तब। एक तो वो है कि मैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर रहा हूँ कि पैसे भी नहीं हैं और लोग आएंगे भी नहीं बहुत बड़े, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। आपने विवाह संस्कार की बात की, मैंने तो ये देखा है आपकी हॉस्पिटल में, और इवन राजनीति की ही बात कर रहा हूँ कि मृत्यु हो जाने पर एक अनुभव से मैं भी गुजरा कि जहाँ एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार ने, ये बात कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन कि पिताजी शरीर छोड़ चुके थे, ये हॉस्पिटल के सोर्सेज से मुझे पता चला, लेकिन वेंटिलेटर पर इसलिए रखा गया कि प्रभावशाली राजनेता आने वाले थे। यह आडंबर हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। ऐसे में आपने एक मिसाल पेश की है। अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हमलावर हो रही है, काफ़ी गंभीर आरोप लगाने की कोशिश हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रदेश सरकार और मुखिया पर हमले हुए। फिर उसके बाद वो खुद ही अंतर विरोध में उलझते नजर आए। वरिष्ठ नेता का द्वंद्व, कनिष्ठ नेता का द्वंद्व। अपोजिशन आपके लिए क्या मायने रखता है? अपोजिशन अगर बहुत प्रखर हो तो वो रास्ता दिखाता है, अरे बिल्कुल सही, भले ही आप उसका विरोध करें लेकिन आप कहते हैं बात सही कही है यार, हमको संभलना चाहिए। लेकिन कई बार अगर अपोजिशन कोई मुद्दा उठाए और खुद ही अंतर विरोध में घिर जाए तो चिंता भी होती है कि आपका विरोधी ही ताकत से आपकी घेराबंदी नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसा भी कोई चिंतन आता है आपके मन में? हाँ, निश्चित तौर पे विपक्ष का काम है कि शासन के ऐसे मुद्दे जिस पे आम जन को भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए या शासन में कहीं कोई कमी है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे, विरोध भी करे और ध्यान भी उठाए। मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है। लेकिन सिर्फ हमें विरोध करना है, सिर्फ हमें झूठी वाई लूटनी है, झूठे आरोप लगाना है, तो मैं समझता हूँ इसमें ना तो विपक्ष का भला होता है ना ही लोकतंत्र का भला होता है। और ऐसे आरोप जिसमें खुद की पार्टी में ही विचार भिन्नता है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसे आरोप सिर्फ क्षणिक लोकप्रियता के लिए करना और फिर बाद में उसको लेके अंतर्द्वंद होना, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्य और विपक्ष के लिए भी है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कोई भी आरोप किसी भी दल ने किसी पे भी नहीं लगाने चाहिए जिसमें ना सच्चाई हो ना आधार हो। जो पक्ष और विपक्ष का एक संबंध है, मध्य प्रदेश इसमें हमेशा देश में बड़ा एक प्रतिमान रहा है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि वहाँ बीजेपी कांग्रेस में बहुत निजी स्तर पर प्रतिद्वंदिता, जैसे मैं दुश्मनी कहूँगा, वहाँ तक पहुँच गए। मध्य प्रदेश में भी गाहे बगाहे अब कभी कभी मुझे उसकी झलक दिखती है। एक समय ऐसा भी था कि
अटल जी और पूरी कार्य समिति को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने अपने निवास पर भोजन के लिए बुलाया था। दिग्विजय सिंह जी जब नर्मदा परिक्रमा पर थे तो उन्होंने ही कहा कि गुजरात में कुछ अधिकारी आए, तो मैंने पूछा किसने भेजा है आपको? उन्होंने कहा हमें अमित शाह जी ने कहा है कि आप परिक्रमा पर हैं और यहाँ कोई असुविधा ना हो, गुजरात का वन क्षेत्र है तो हम यहाँ आए हैं। ये भाव बताता है कि राजनीति में दुश्मनी के लिए निजी स्तर पर स्थान नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को मध्य प्रदेश के हितों के लिए कुछ अनौपचारिक रूप से भी बैठना चाहिए कभी कभी? निश्चित तौर पे, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारी जिम्मेदारी आम जन की चिंता करने की है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता हमसे क्या अपेक्षा कर रही है, उस पर खरे उतरने की है। और इसलिए विपक्ष का रोल कभी भी क्षेत्र की ऐसी समस्याओं को उठाने में होना चाहिए जिससे क्षेत्र का भी भला हो, समाज का भी भला हो और ये प्रदेश देश आगे बढ़ सके। लेकिन जहाँ पे व्यक्तिगत वैमनस्यता हो जाती है, जहाँ आरोपों का स्तर नहीं रहता है, मैं समझता हूँ कि ये एक दुखद स्थिति है लोकतंत्र के लिए भी और आने वाले समाज के लिए भी। इसमें चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हमें बचना चाहिए। राजनीति में एक मर्यादा भी रहनी चाहिए, आरोप पे तीखे आरोप भी लगना चाहिए, लेकिन उसमें एक मर्यादा का पालन होना चाहिए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और छीछा लेदर जैसी स्थिति किसी भी पक्ष ने किसी पे नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। राम मंदिर को लेकर बड़ी बातचीत हुई, अभी चर्चा हुई और एक दिन पहले ही निर्णय लिए गए, इस्तीफा भी हुआ चंपत राय जी का, अनिल मिश्रा जी का। आप इस पूरे प्रसंग को कैसे देखते? ये कुछ निचले स्तर के व्यक्तियों की लोभ लालच का एक बड़ा आवरण था जिसको समय रहते प्रमुख ट्रस्टी नहीं पहचान पाए, या आपको लगता है कि विषय चूंकि धर्म जगत से जुड़ा है, सावधानी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए? राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की, इस देश के नागरिकों की आस्था का एक मंदिर है और वहाँ की कोई भी घटना पूरे देश के जनमानस को झंझोरती भी है और ध्यान आकर्षित भी करती है। वहाँ जो घटना हुई वो दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं यूपी सरकार का धन्यवाद करूँगा कि जैसे ही उनकी जानकारी में आया, उन्होंने तत्काल, मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में संज्ञान लिया, तुरंत उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई, जांच भी हुई, जो मेन ट्रस्टी है उनका इस्तीफा भी हुआ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार नीचे का स्टाफ या नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, इस पे लोग या तो ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं या लोगों की नेग्लिजेंस हो जाती है, इसलिए ऐसी घटना होती है। जहां करोड़ों लोगों का आस्था का मामला जुड़ा हो, वहाँ तो एक एक कदम फूक फूक के होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी समाज की भी है, सरकार की भी है, सभी लोगों की है कि हमारी आस्था पे किसी तरह की कोई चोट ना आए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, समाज अपने उत्तरदायित्व से भी नहीं मुक्त हो सकता। यहाँ एक दो सवालों के साथ मैं विराम दूंगा। पहला तो ये जानना चाहूँगा कि इस समय बीजेपी एक ऐसा संगम है, विराट संगम है, कि हर किनारा जो है नदी का, वो इस संगम में आकर इसका हिस्सा होना चाहता। बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग इस समय बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि चमकता हुआ सितारा है बीजेपी। लेकिन बीजेपी की रीति नीति, अब ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हेमंत खंडेलवाल जी जो जानते हैं, जो समझते हैं, ऐसा कितने लोग नीचे समझते हैं? बड़ी फरफराती हुई गाड़ियों में आते हैं, लगदग कुर्तों से उतरते हैं, अंदर किसी सितारे की तरफ प्रवेश करते हैं, जबकि हैं कार्यकर्ता भी ठीक से हैं कि नहीं हैं, पंचनिष्ठाएं उन्हें मालूम हैं कि नहीं हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं। इन तमाम बिंदुओं के लिए क्या आपको लगता है कि एक विराट प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता, संगठन वर्ष बनाते चले बीजेपी आगे? देखिए, अभी पिछले 6 महीने से हमारे लगातार प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूँ कि कोई पार्टी की अपनी विचारधारा है और कार्य पद्धति है तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या अब लाखों में है और ऐसी स्थिति में
ये बात सही है कि कुछ लोग हमारी रीति नीति का पालन नहीं करते, उन्हें कार्य पद्धति नहीं समझती, और इसीलिए लगातार हम लोग प्रशिक्षण वर्ग बैठ के करते हैं ताकि ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें इस बात की समझ नहीं है उन्हें समझा सके, अगर कोई गलती होती है तो उस पर कार्रवाई कर सके, और अगर वो बार बार बताने पे भी नहीं मानते तो उसके लिए फिर हम कोई और रास्ता अपनाएं। लेकिन मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूं कि कुछ एक कार्यकर्ता छोड़ दें तो हमारे लगभग सभी कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति क्या है, अपनी विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है। ये हर कार्यकर्ता को पूरी बातें, हमारी पार्टी की पंचनिष्ठा, सभी बातें मैं समझता हूँ एक एक कार्यकर्ता को इसके बारे में मालूम है और उसका वो पालन भी करने का प्रयास करते हैं। आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, 2028 में आपका जीत का दावा होगा ही, क्या आधार आप देखते हैं? चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप चुनौतियां नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं जो अपने उत्कृष्ट और समाज के कल्याणकारी भाव के साथ प्रदेश सरकार के बजट में बहुत बड़ी सेंध लगाती है। फिर आपकी सब्सिडी मूलक योजनाएं, किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने की योजनाएं, ये सब प्रदेश के विकास के लिए चुनौती बनती हैं। सड़कों का संधारण है किस तरह से, क्योंकि आप जाने जाते हैं विकास के एक मॉडल के तौर पर। आपका वो नारा 2003 का मैं कभी नहीं बोलता, बिजली सड़क पानी, बीएसपी फैक्टर। आज ठीक है बिजली मध्य प्रदेश में बहुत है, सड़कों की स्थिति चुनौती बन रही है। बारिश के बाद आपको युद्ध स्तर पर जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे अब हम जब 7वें महीने में ये बात कर रहे हैं और 27-26 हमसे बहुत ज़्यादा 27 दूर नहीं है, 1 वर्ष बचेगा चुनाव के लिए, तो क्यों आप फिर बीजेपी और इन सारी चुनौतियों से निपट कर सामने आने वाली बीजेपी? देखिए 2028 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के जब मैदान में जाएगी तो पूरी तैयारी के साथ जाएगी। हम विकास के मॉडल को भी लेके जाएंगे, हम जनहितैषी नीतियों को भी लेके जाएंगे, और हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विश्वास है कि जो जनता हमसे अपेक्षा करती है उन सब चीज़ों पे हम खरा उतरने का प्रयास करें। आप देखिए इंडस्ट्री के मामले में पिछले 2 साल में जितना काम हुआ, जितना इन्वेस्टमेंट आया, शायद पहले उतना नहीं आ पाया होगा, क्योंकि पहले की चुनौतियां अलग थी। पहले हमें बिजली, पानी, सड़क और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना था, हमें सिंचाई को मजबूत करना था। अब ये सब होने के बाद रोजगार के लिए हमने इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, और इस साल को तो कृषि वर्ष है। खेती में किसानों की इनकम कैसे बढ़े, प्राकृतिक खेती में कैसे जाएं, उनको अपनी फसलों का मूल्य कैसा मिले, इस पे सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि 2028 में हम सभी वो बातें करके जनता के बीच में जाएंगे जिसकी अपेक्षा आम नागरिक हमसे करता है। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं हेमंत जी, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी राजनीतिक यात्रा की, जो बहुत ही शांति से और बहुत ही शुचिता से आगे बढ़ती है। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, इसको चापलूसी मत समझिएगा आप, फ्लैटरिंग नहीं है ये, कि आप जैसे राजनेता कम हैं, लेकिन उनकी संख्या अगर राजनीति में बढ़ेगी तो हम सबका भी, जो हम चौथे स्तंभ हैं, और आम आदमी जो है उसका भरोसा बढ़ेगा। हेमंत खंडेलवाल जी थे, आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन ये मत समझिएगा कि उनका होमवर्क कहीं कच्चा है। उनकी विनम्र मुस्कान के पीछे भारतीय जनता पार्टी का वही सख्त मॉडल छिपा है। ये बिल्कुल समझिए इस बात को, वही सख्त मॉडल छिपा है जो इस विनम्र मुस्कान के पीछे 1 इंच या माइक्रो मिलीमीटर भी दाएं से बाएं होना नहीं जानता। उनका साफ है ये कि हमारा एजेंडा क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, वो एग्जीबिशनिस्ट प्रदेश अध्यक्षों में नहीं है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर मिलेंगे।